हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं बीकॉम पार्ट 3 के उन छात्रों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो अकाउंट ऑनर्स के छात्र एवं छात्राएं हैं। मैं आज आप लोगों के लिए कॉस्ट जो आप लोगों का पेपर छठा है, 6 पेपर जो है उसका दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। यह चैप्टर है लागत के तत्व एवं उनका वर्गीकरण, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरा यह प्रयास है कि आप लोगों के लिए पार्ट 3 का जो भी बुक है आप लोगों को सिलेबस मैं बता दिया हूं। तो आप लोग सिलेबस जान रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रॉब्लम रखे हैं तो उसका सॉल्यूशन मिला है और मैं भरपूर कोशिश करता हूं जो आपको सॉल्यूशन मिले। तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक रात 8 बजे जुड़िए, पढ़िए। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमसे शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का प्रॉब्लम दूर हो। मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूं, मैं व्यस्त रहने के बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं ताकि आप लोगों का जो पैशन था, आप लोगों का जो इंटरेस्ट था पार्ट 3 को लेकर, तो वो पूरा हो सके। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा जो आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, बातों को जानें। मैं जो कर रहा हूं उस हिसाब से आप पढ़िए। आप इतने दिन तो पढ़े जो जिस हिसाब से हुआ, लेकिन आप कुछ दिन मेरे साथ मेरे हिसाब से पढ़ के देखिए। अगर आपका पढ़ाई का पूरा तरीका, पूरा सिस्टम अगर ना मैं बदल दूं तो फिर कहिएगा जो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बस मैं जैसे कह रहा हूं, जिस प्रकार कर रहा हूं उस प्रकार से आप पढ़िए। तो पिछला जो वीडियो था यानी कि कल का, वो प्रथम चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके ऊपर में था और उसमें पूरा का पूरा थ्योरी चर्चा हुई थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो भी थ्योरी मैं पढ़ाता हूं उस थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिए। पहला चीज़ आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो पहला बेनिफिट आपको तो ये मिलेगा, जो आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस टाइम सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में तो आप थ्योरी लिख के आ जाएंगे। थ्योरी लिखना भी कोई गुनाह है नहीं, तो वो बेनिफिट मिलेगा। और याद रखिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी ही मदद करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स भी मैं कह सकता हूँ, सीधे जो प्रैक्टिकल्स चैप्टर होते हैं उन पे आते हैं, उनको सॉल्व करवाते हैं, बच्चा बोर्ड पे से उतार लेता है और कहानी ख़त्म होता है। इतना ही पढ़ाई होता है, उसके आगे कुछ पढ़ाई नहीं होता है। अगर उन्हीं स्टूडेंट्स से जो क्लास से बाहर आते हैं उनसे पूछा जाए जो बताओ ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो वो नहीं जवाब दे पाते हैं। उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, तो थ्योरी। तो मुझे ऐसा लगता है जो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहला चैप्टर थ्योरी था उसको डिस्कस किए। दूसरा चैप्टर में भी पूरा का पूरा थ्योरी है और मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक, और ये नहीं जो हाँ सर बोले हैं तो चलने देते हैं, सुन लेते हैं, नहीं, ध्यान से देखिए। आपको जहाँ डाउट होता है आप पूछिए, क्योंकि थ्योरी आपको रूट तक ले जाएगी। आप रूट तक समझेंगे, जो कौन कहाँ से आया, क्या है, इसका मतलब क्या है। और मैं थ्योरी को इतना अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत ही पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो इत्मीनान के साथ आप बने रहिए। चलिए, दूसरा जो चैप्टर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं कहूँ अगर, तो यह पूरा कॉस्ट का की है। अगर इस चैप्टर को अगर ध्यान से आप देख लेते हैं ना तो आप पूरा कॉस्ट को ख़त्म कर लेंगे, ऐसा मैं कर रहा हूँ। और लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को एक एक सेकंड देखिए, कोई भी सेकंड मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला। चैप्टर क्या है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन, लागत के तत्व एवं उनका वर्गीकरण। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं जो लागत के तत्व क्या होते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो मुख्य व्यय होते हैं वे लागत के तत्व कहे जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो मुख्य व्यय होते हैं वे लागत के तत्व कहे जाते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा और आपको सुनाई भी दे रहा होगा, तो आप देखिए, सुनिए और दिमाग में इस चीज़ को स्टेबलिश कीजिए, स्थापित कीजिए, और यही चैप्टर आपको प्रैक्टिकल बनाने में मदद करेगा। तो आप लोग जान गए लागत के तत्व क्या होते हैं। तो कोई भी उत्पादन जो होता है, कोई भी प्रोडक्शन होता है, चाहे कुछ भी
निर्माण कर रहे हैं, चाहे आप जूता निर्माण कर रहे हो, चप्पल निर्माण कर रहे हो, पेन निर्माण कर रहे हो, चाहे आप टेबल फैन निर्माण कर रहे हो या बिल्डिंग निर्माण कर रहे हो, कुछ भी निर्माण कर रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्शन होता है ना, उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी व्यय होते हैं वे लागत के तत्व कहे जाते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग लागत के तत्व को यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ इससे आगे। किसी वस्तु के उत्पादन में, कोई भी उत्पादन आप सोचिए, आप खुद से सोचिए, आपको पेन निर्माण करना है तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, आपको क्या चाहिए? तो पेन बनाने के लिए आपको जो सबसे पहला जरूरत है वो क्या है? तो प्लास्टिक की जरूरत है। कच्चा जो रॉ मटेरियल होता है उसका आपको आवश्यकता होगा। रॉ मटेरियल जो है वो प्रथम नीड्स है, तो कच्ची सामग्री वही हुआ रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स जमा करने से तो हो नहीं जाएगा, तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए वहां पे जरूरत होगा श्रमिकों की, मजदूर की आवश्यकता होगा। वो मजदूर उस कच्ची सामग्री को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा जो हो गया श्रम, और उसके बाद उसमें और भी अदर एक्सपेंसेस किए जाते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन के जो 3 मुख्य लागतें हैं, पहला कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल, दूसरा श्रम और तीसरा अन्य व्यय यानी कि अदर एक्सपेंसेस। वस्तुतः ये ही लागत के प्रमुख तत्व हैं। इन व्ययों में से कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनका लागत से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिन्हें प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। देखिए इस बात को जान लीजिए, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनका लागत से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिन्हें प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए जो प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं, तो ऐसा व्यय जो लागत से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताऊं, तो अगर हमें भवन का निर्माण करना है तो भवन के निर्माण के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगा, तो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम आएगा जो ईंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, फिर आपको बालू चाहिए, फिर आपको सीमेंट चाहिए। तो क्या बालू के बिना, क्या ईंट के बिना भवन का निर्माण संभव है? तो अगर आपका उत्तर हाँ है तो समझिए ये बालू, सीमेंट, गिट्टी जो है ये अप्रत्यक्ष व्यय है। अगर आप बोलेंगे जो नहीं सर बालू, गिट्टी, ईंट के बिना भवन का निर्माण संभव नहीं है, तो ये जो बालू, ईंट जो है ये प्रत्यक्ष व्यय है। मैं अगर आप सीधे तौर पर कहूँ तो जिसके बिना कोई भी उत्पादन संभव न हो, ऐसे व्यय जो उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, अर्थात उसके ना होने पर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, होने पर ही प्रोडक्शन होगा, तो प्रत्यक्ष व्यय समझ गए होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हो गया ऐसे व्यय जो किसी भी उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अगर वो नहीं है तो उस रोज प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर कोई फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा है, अगर लकड़ी नहीं है उसके पास में, तो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। मान के चलिए हमको बनाना है कुर्सी, हमको बनाना है टेबल, तो अगर लकड़ी नहीं है तो टेबल नहीं बनेगा। तो लकड़ी जो हो गया वो प्रत्यक्ष सामग्री हुआ, और प्रत्यक्ष व्यय हम उसको बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय समझ गए। उससे आगे क्या है, जो जिनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता बल्कि वो पूरे व्यवसाय से संबंधित है, उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। जो पूरे व्यवसाय से संबंधित होता है, जो उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है, जिसके बिना उत्पादन संभव है, उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष व्यय। जैसे हम बना रहे हैं भवन, तो भवन का जब निर्माण हो जाता है उसमें उसको आकर्षक दिखने के लिए हम कलर कर देते हैं। तो कलर तो भवन को आकर्षक दिखने के लिए क्या, भवन का तो कॉस्ट में आ जाएगा, लेकिन भवन उस कलर के बिना बन सकता है। तो कलर जो है अप्रत्यक्ष व्यय में आएगा। मैं ऐसा करता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष व्ययों का योग मूल लागत अथवा प्रत्यक्ष लागत कहलाता है। प्रत्यक्ष व्यय को अगर हम जोड़ेंगे ना तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट, यानी कि मूल लागत, प्रमुख लागत। उसको दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष लागत यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं। तो अगर हम सीधे तौर पर कहें तो जितने भी व्यय होते हैं उनमें 3 व्यय प्रमुख हैं। 3 व्यय जो प्रमुख हैं उसको देखिए हम एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। लागत के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सामग्री यानी कि मटेरियल, दूसरा श्रम और तीसरा व्यय। किसी भी उत्पादन का जो प्रमुख लागत होता है वो 3 ही होता है, सामग्री, श्रम और व्यय। सामग्री को 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। श्रम को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम। व्यय को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष व्यय और
अप्रत्यक्ष व्यय। तो लागत के कितने तत्व होते हैं? तो लागत के 3 तत्व होते हैं, सामग्री, श्रम और व्यय। सामग्री कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। व्यय भी होता है प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। ध्यान से देख लीजिए, इनको क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत मदद करेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इनके बिना सॉल्व नहीं होगा, और हो सकता है आप रट लेंगे सवाल तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बनेगा नहीं, आप कंसेप्ट को समझेंगे नहीं। एक एक बातों को ध्यान से देखिए। तो लागत के कितने तत्व है? 3, सामग्री, श्रम, व्यय, यानी कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। सबका 2-2 प्रकार है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो अब देखिए, अब तो समझ गए, अब प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए, बहुत काम करेगा ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? प्राइम कॉस्ट। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट मूल लागत या डायरेक्ट कॉस्ट निकालना, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहीं सीख गए होंगे। आगे चल के आपको प्राइम कॉस्ट फाइंड करना होगा, तो प्राइम कॉस्ट फाइंड करने के लिए कौन सा वे या फॉर्मूला उपयोग करेंगे? तो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। तो याद हो गया प्राइम कॉस्ट कैसे निकालना है, आगे चल के ये बहुत काम करने वाला है। चलिए तो देखते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो प्रत्यक्ष सामग्री क्या होता है। तो हम प्रत्यक्ष व्यय बता दिए थे और अप्रत्यक्ष व्यय बता दिए थे, बस उसको उससे ही इन सबको प्रभाषित कीजिए। प्रत्यक्ष सामग्री, ऐसा सामग्री जिसके बिना क्या होगा? तो उत्पादन नहीं होगा, और जिसके बिना उत्पादन संभव हो। और प्रत्यक्ष सामग्री, ऐसा श्रम जिसके बिना उत्पादन न हो सके। मान के चलिए भवन को निर्माण करने के लिए जो कारीगर होते हैं, जो राजमिस्त्री होते हैं, वो अगर नहीं आएगा तो क्या भवन बन सकता है? तो नहीं बनेगा। तो उनको जो श्रमिक दिया जाता है, उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष श्रम। और उसी घर को बनाने के लिए, देखरेख के लिए अगर हम इंजीनियर को नियुक्त करते हैं ना, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष श्रम। लगा तो भवन के निर्माण के लिए श्रम के रूप में ही, लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर होगा, क्योंकि उनके बिना, उनके न रहने से भवन तो बन जाएगा, हो सकता है भवन टेढ़ा बन जाए, हो सकता है भवन मजबूत ना बने। तो भवन को प्रभावित तो करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे व्यय है, तो कोई ऐसा व्यय होते हैं जो सीधे सीधे उस प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। तो जो सीधे सीधे प्रोडक्शन से रिलेट करेंगे वो हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यय। एक एक टॉपिक को, एक एक बात को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम परिभाषा देखते हैं। देखिए अभी एक चीज यहीं से अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को, देख लीजिए। व्यय जो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व्यय, तो प्रत्यक्ष व्यय तो प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा। अप्रत्यक्ष व्यय को जो डिवाइड किया गया है वो देखिए 4 प्रकार में। पहला है कारखाना उपरी व्यय, कार्यालय उपरी व्यय, विक्रय उपरी व्यय और वितरण उपरी व्यय। यानी कि कारखाना उपरी व्यय फैक्ट्री ओवरहेड, कार्यालय उपरी व्यय ऑफिस ओवरहेड, विक्रय उपरी व्यय सेलिंग ओवरहेड, वितरण उपरी व्यय डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये अप्रत्यक्ष व्यय के प्रकार है। प्रत्यक्ष व्यय को जोड़ लेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर एक एक करके सभी एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे आज ही। और कल जो होगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मिस कीजिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो फिर आगे चल के आपके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आप नहीं समझेंगे किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, तो ध्यान से आज के वीडियो को देखिए। चलिए अब हम देखते हैं सामग्री के बारे में। देखिए मटेरियल्स क्या होता है, तो उत्पादन लागत का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? सामग्री है। हम सभी जानते हैं जो सामग्री जो प्राथमिक जरूरत है, सामग्री नहीं होगा तो लेबर कोई काम नहीं कर सकता है। तो प्राथमिक जो तत्व होगा वो क्या होगा? सामग्री। ऐसे तो किसी भी लागत तत्व के अभाव में किसी वस्तु का उत्पादन असंभव है, फिर भी इनमें सामग्री का सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि सामग्री जब होगा उसके बाद ही कोई और एक्सपेंस को हम उसमें शामिल करेंगे। सामग्री कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करवाएंगे तो आप लोग बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे चेक भी कर लूँगा जो आप लोग क्या बना रहे हैं, क्या दिक्कत है, वहाँ भी आप लोगों को जो भी हेल्प होगा मैं कर दूँगा। लेकिन
और लाइव तो 8 बजे रात में प्रत्येक दिन आऊँगा ही आऊँगा। तो आपका प्रिपरेशन वेल हो जाएगा, मुझे विश्वास है, और मैं समझता हूँ आप लोग को भी फेथ इतना होगा ही जो कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना है, जो मैं जो दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप एक एक बातों को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और कोई भी काम हो, अगर आपको 8 बजे से प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए, मैं टाइम को इधर उधर कर सकता हूँ, लेकिन आप वीडियो को मिस मत कीजिए। एक बार नहीं हो समझ रहे हैं तो दूसरी बार देखिए। बस ऑनलाइन में एक ही बेनिफिट है, जो आप किसी भी चीज़ को बार बार देखकर उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। यह सुविधा ऑफलाइन में मिलता नहीं। ऑफलाइन में एक बार जो हो गया हो गया, ऑनलाइन में है वो रिकॉर्डेड होता है और बाद में भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप एक एक कंसेप्ट को समझिए। तो जो सामग्री का प्रकार हम तो ऊपर में भी बता दिए हैं, जो प्रत्येक सामग्री और प्रत्येक सामग्री किसे कहते हैं एक बार बता देते हैं। वैसे आप लोग अब हमको लगता है जो समझ गए होंगे, जो सामग्री उत्पादन से सीधे संबंधित होते हैं उसे प्रत्येक सामग्री कहते हैं। जैसे वस्त्र निर्माण के लिए सूत नहीं होगा तो वस्त्र का निर्माण नहीं होगा। फर्नीचर के लिए लकड़ी, भवन निर्माण के लिए ईंट, बालू, चूना, सीमेंट आदि। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई एक ही वस्तु किसी उद्योग के लिए निर्मित माल होता है और किसी दूसरे उद्योग के लिए प्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री मूल लागत का एक भाग होता है। कभी कभी कोई एक ही वस्तु किसी एक उद्योग के लिए निर्मित माल होता है और किसी दूसरे उद्योग के लिए प्रत्यक्ष सामग्री। और ऐसा भी होता है जो कोई वस्तु किसी प्रोडक्शन के लिए वो प्रत्यक्ष होता है और किसी दूसरों के लिए वो इनडायरेक्ट हो जाता है। यानी आपको यह रट लेना है, क्योंकि देखिए रटा मार पढ़ाई नहीं करना है। रट के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। समझिए एक एक बात को। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट किसी भी उत्पादन के लिए, किसी के लिए वो डायरेक्ट होगा, लेकिन किसी अदर उत्पादन के लिए इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो आप रट लेंगे जो फला 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 डायरेक्ट है और फला फला इनडायरेक्ट, तो आप गलत कर बैठेंगे। इसलिए आपको समझना है जो हम प्रत्यक्ष किसको बोलेंगे और प्रत्यक्ष किसको बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष सामग्री समझ गए होंगे, जो उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अगला है अप्रत्यक्ष सामग्री, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है। अप्रत्यक्ष सामग्री जैसे यंत्रों की सफाई के लिए जूट व कपड़ा। जैसे कोई मशीन है, उसको साफ करने के लिए कपड़ा रखे हैं, तो वो तो प्रोडक्शन को रिलेट नहीं कर रहा है, उसके बिना तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो वो होगा यंत्रों की चिकनाई के लिए तेल। कोई भी मशीनरी रखे हुए हैं तो उसको सही से काम करने के लिए उसमें मोबिल दिया जाता है, तेल दिया जाता है, तो वो सब क्या हो जाएगा, मटेरियल तो हुआ लेकिन इनडायरेक्ट हुआ। चलिए, इसके अलावा किसी वस्तु के निर्माण में यदि कोई सामग्री न्यूनतम मात्रा में प्रयुक्त होती है तो उसे अप्रत्यक्ष सामग्री माना जाता है। जैसे फर्नीचर के निर्माण में कील का प्रयोग, कमीज के निर्माण में धागा। अप्रत्यक्ष सामग्री को ऊपरी व्यय माना जाता है। चलिए सामग्री के बारे में समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं श्रम के बारे में। चलिए देखिए अब लेबर के बारे में। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। श्रम भी उत्पादन का महत्वपूर्ण तत्व है। मटेरियल के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है लेबर। इसकी अनुपस्थिति में भी किसी वस्तु का उत्पादन क्या है तो असंभव है। अगर श्रम नहीं होगा, मटेरियल हम ला के रख देंगे और लेबर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो अगर हम लोग खुद कोई काम करवाते हैं घर पे ना, तो मटेरियल होता है, उस दिन लेबर नहीं आता है, तो बोलता है अरे आज का काम बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? क्योंकि लेबर नहीं है। वो काम करेगा कौन? तो लेबर। तो लेबर के अभाव में भी प्रोडक्शन रुक जाता है, और लेबर आने के बाद अगर मटेरियल नहीं आता है फिर भी प्रोडक्शन रुक जाता है। तो लेबर और मटेरियल दोनों किसी भी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामग्री एवं श्रम एक गाड़ी के दो पहियों के समान है। तो किसी भी गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता होगा ही, उसी प्रकार किसी भी प्रोडक्शन के लिए सामग्री और श्रम दोनों की आवश्यकता है। चलिए, एक के अभाव में दूसरा का कोई महत्व नहीं होता है। श्रम भी दो, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। वस्तु के निर्माण में जो श्रम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। एग्जाम्पल है वो थोड़ा देख लीजिएगा। फर्नीचर के कारखाने में फर्नीचर बनाने वाला व्यक्तियों का श्रम, कपड़ा मिल में कपड़ा बुनने वाला, ये सब। अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष में हो जाएगा जो वही उत्पादन को सीधा संबंधित ना हो। देखिए, जैसे अब हम कहीं बना रहे हैं फर्नीचर ही, तो वहाँ पे फर्नीचर बनाने वाले जो कारीगर होंगे ना, उनको जो वेतन दिया जाएगा वो प्रत्यक्ष श्रम होगा। और बस वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पे हम एक चौकीदार को नियुक्त कर देंगे, उसका काम है सिर्फ बैठ के देखते रहना। तो ऐसे जो व्यय होंगे, तो
दिया गया तो श्रमिक ही, पारिश्रमिक ही, लेकिन उसको हम अप्रत्यक्ष श्रम में शामिल करेंगे। जैसे देखिए, जैसे द्वारपाल का श्रम, फॉरमैन का श्रम, माल को इधर उधर करने वाले व्यक्तियों का श्रम आदि, ऐसे श्रम को ऊपरी व्यय कहा जाता है। उस अप्रत्यक्ष को ओवरहेड ही कहा जाएगा। चलिए देखते हैं अब लेबर के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है एक्सपेंस। देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन में सामग्री श्रम के अलावा अन्य प्रकार के व्यय किए जाते हैं, जैसे कारखाने के व्यय, कार्यालय के व्यय, बिक्री एवं वितरण व्यय। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय किसको बोलते हैं? देखिए, जो व्यय वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय। तो हमको मेनली जानना है जो प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, तो जो उत्पादन से सीधा संबंधित हो। चलिए, प्रत्यक्ष व्यय में अब क्या क्या है देखिए, किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग पर किया गया व्यय, जैसे दवा की शीशी, सिगरेट के पैकेट, रंग का डिब्बा, ये सब किस में आएगा? तो प्रत्यक्ष व्यय में। दूसरा क्या है? किसी वस्तु के निर्माण पर बनाए गए डिजाइन, किसी वस्तु के निर्माण पर बनाए गए डिजाइन, नमूने आदि पर किए गए व्यय। तीसरा है खान के प्रयोग के बदले मालिक को दिया गया अधिकार शुल्क, खान के प्रयोग के बदले मालिक को दिया गया अधिकार शुल्क। पार्ट 2 में पढ़े होंगे, रॉयल्टी एक चैप्टर ही था। तो खान के प्रयोग के बदले में हम किसी का एसेस्ट यूज कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें जो देते हैं वो रॉयल्टी होता है। चौथा है किसी वस्तु के संबंध में प्रयोग पर किए गए व्यय, किसी वस्तु के संबंध में प्रयोग पर किए गए व्यय। अगला है किसी ठेके के संबंध में किए गए वैधानिक व्यय, किसी विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त मशीन का किराया, ठेका के सर्वेक्षण हेतु व्यक्ति विशेष को दिया गया शुल्क। उपरोक्त समस्त व्यय मूल लागत के अंग होते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं वो देखिए। अप्रत्यक्ष व्यय ऐसे व्यय जो किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहे जाते हैं। ये व्यय किसी विशेष कार्य से संबंधित न होकर सामान्यतः समान कार्य के लिए या सभी कार्यों से संबंधित होते हैं। कारखाना व्यय, कार्यालय व्यय और वितरण व्यय। इसमें देखिए, कारखाना व्यय फैक्ट्री एक्सपेंस, कार्यालय व्यय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और तीसरा है बिक्री एवं वितरण व्यय यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसको बताते हैं वस्तुओं के उत्पादन के समय कारखाने में किए जाने वाले व्यय, कारखाना व्यय कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत आते हैं, बहुत सारा नाम है। तो आपको कितना नाम याद रखना होगा? तो आप या तो एक एक नाम याद कर लेंगे, एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जो आप जान लेंगे। तो मेरा जो मानना है वो है जो आप जान लीजिए, किसको? फैक्ट्री एक्सपेंस को। अब इसके अंतर्गत कौन आएगा नहीं आएगा आप खुद क्लासिफिकेशन कीजिए, जो फैक्ट्री का खर्चा है आकि ऑफिस का आकि सेलिंग का। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में कारखाने में किए जाने वाले व्यय कारखाना व्यय कहे जाते हैं। जो कारखाना में होने वाला व्यय होगा वो कारखाना एक्सपेंस होगा। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सामग्री, याद कीजिए जो भी अप्रत्यक्ष था ना वो इसमें आ जाएगा। अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कारखाना किराया, बीमा के व्यय, मशीनों पर ह्रास, बिजली व पानी आदि मुख्य। अब देखते हैं कार्यालय, कार्यालय एवं प्रशासन व्यय। ऑफिस, देखिए नाम ही है कार्यालय, तो कार्यालय के जितने भी खर्चे हैं, कार्यालय के समस्त खर्चों को कार्यालय व्यय कहा जाता है। कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्यों पर किए गए व्ययों को कार्यालय एवं प्रशासन व्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्यालय भवन का किराया, कार्यालय के लिए प्रयुक्त बिजली व पानी, टेलीफोन व्यय, स्टेशनरी, कार्यालय वेतन व भत्ते, ये सब कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है बिक्री एवं वितरण व्यय। हम सब लोग जानते हैं जो बिक्री के लिए, वितरण के लिए कौन कौन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। निर्मित माल के संग्रहण व वितरण पर किए गए बिक्री व्यय, ये वितरण या बिक्री व्यय कहे। जैसे विज्ञापन व्यय, एडवर्टीजमेंट, सेल्स को बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है, सेल्स एजेंट रखा जाता है, उनको कमीशन दिया जाता है, गोदाम जहां से रख के माल को बेचा जाता है, डिलीवरी वैन जो ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी रखा जाता है, ये सब जो व्यय है ये अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय में हम लोग जाने फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलिए अब देखते हैं अगला जो है वह व्ययों के प्रकृति, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए व्ययों में स्थिर रहने व घट बढ़ होने की प्रकृति को व्ययों की प्रकृति कहते हैं। कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो प्रोडक्शन से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो खर्चा होगा ही। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन कम होने से कम होता है, तो यही प्रकृति में शामिल होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए स्थिर व्यय, फिक्स्ड एक्सपेंस। एक थ्योरी को आपको 10 बार देखना पड़े तो 10 बार देखिए, क्योंकि यही थ्योरी आपको पूरा कॉस्ट क्लियर कर देगा। इतना इम्पोर्टेंट कोई भी थ्योरी नहीं है पूरे कॉस्ट में जितना ये
दूसरा चैप्टर है इसके। चलिए देखिए, ये व्यय, देखिए स्थिर व्यय किसको बोलेंगे, ये वे व्यय जिन पर उत्पादन की मात्रा में घट बढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्थिर व्यय कही जाती है। इसको याद रखिए, स्थिर व्यय किसे कहते हैं, तो ऐसा एक्सपेंसेस जिसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम 5 इकाई बनाए या 500 इकाई बनाए, वो उतना खर्चा आएगा ही। अगर 5 इकाई बनाए, 10 इकाई बनाए या 10 करोड़ इकाई बनाए, वो खर्चा फिक्स्ड है, यानी कि उतना लगेगा ही लगेगा। ऐसे व्यय को स्थिर व्यय कहा जाता है। जैसे कारखाने का किराया, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ का किराया जो है वो फिक्स्ड होगा, अब काम करे या ना करे उतना लगेगा। कार्यालय कर्मचारियों का वेतन, प्रबंधकों का वेतन, भवन का किराया, यंत्र एवं भवन का बीमा, सीमांत लागत की गणना, ये सब जो है फिक्स होता है, यानी कि इसमें कोई कमी ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा है परिवर्तनशील व्यय। परिवर्तनशील व्यय मतलब ऐसा व्यय जो बदलता रहता है, अर्थात बदलेगा क्यों, किस पर बदलेगा, तो प्रोडक्शन पे। जैसे देखिए मटेरियल है, तो अगर हम 5 इकाई बनाएंगे तब और 500 इकाई बनाएंगे तब, दोनों में क्या होगा, मटेरियल 5 इकाई में कम लगेगा, 500 इकाई में ज़्यादा लगेगा। तो ये वेरिएबल है, यानी कि प्रोडक्शन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये वे व्यय जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो व्यय बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन घटेगा तो व्यय घट जाएगा। तो परिवर्तनशील व्यय माने जाते हैं, जैसे सामग्री, कोयला, ईंधन, पानी, ये सब परिवर्तनशील में। ये अर्ध परिवर्तनशील है तीसरा। तो अर्ध परिवर्तनशील का मतलब हो गया जो उसका कुछ भाग फिक्स होता है और कुछ भाग बदलता है। ऐसे व्यय जिनका कुछ भाग परिवर्तनशील रहता है, कुछ भाग स्थिर रहता है, अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ टेलीफोन का व्यय, यात्रा संबंधी व्यय, स्टेशनरी का व्यय, बिजली का व्यय। देखिए इसमें होता है क्या है, जो इतना आपको लगेगा 50 रुपया, अब आप जितना प्रयोग करेंगे, ये सर्व सुविधा लेने का चार्ज हो गया 100, तो सुविधा ले लिए तो 100 लग गया। अब उसके बाद आप जितना प्रयोग करेंगे तो वो लगेगा। जैसे टैक्सी का, कहीं कहीं टैक्सी में होता है, जो आप टैक्सी में बैठे तो आपको 50 रुपया लगेगा, फिर आप 1 किलोमीटर का आपको 5 रुपया लगेगा। तो आपने 5 किलोमीटर की यात्रा किया तो 50 रुपया आपका फिक्स है, 50 प्लस 1 किलोमीटर का 5 रुपया, आपने 5 किलोमीटर गया तो 5 पंचे 25, 75 रुपया आपको एक्सपेंस हुआ। तो ये अर्ध परिवर्तनशील में आता है। चलिए अब देखते हैं लागतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहला जो है वो मूल लागत, पहला क्या है, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इससे पहले भी हम जान गए हैं, जो प्राइम कॉस्ट क्या होता है। किसी निर्माण संस्था की कुल लागत के कई अंग होते हैं, किसी निर्माणी संस्था की कुल लागत के कई अंग होते हैं जो उत्पादन क्रिया के विकास के साथ साथ भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। चलिए कुल लागत में लाभ, कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट में लाभ जोड़ने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का परिभाषा क्या हो गया, तो कुल लागत में लाभ को जोड़ देने से जो भी अमाउंट आते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु के मूल्य को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर, पहला एक प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है ये देखिए। सबसे पहले हमको निकाला है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब हो गया मटेरियल यूज कितना हुआ, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीन जो प्रत्यक्ष हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल और लेबर, इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट, पीसी निकल जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट को बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले प्राइम कॉस्ट क्या होता है, तो बोलेंगे प्रत्यक्ष एक्सपेंस, प्रत्यक्ष मटेरियल और प्रत्यक्ष लेबर को जोड़ने से जो आता है वो मुख्य लागत कहलाता है। देखिए अब मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाता है, तो एक शॉर्ट में है, इसमें कुछ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन ओवरऑल मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब आप समझ जाइए, आप ये फॉर्मूला आप खुद लगा लीजिएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है जो किसी भी प्रोडक्शन में कितना मटेरियल का उपयोग किया गया है, किसी भी प्रोडक्शन में कितना मटेरियल का उपयोग किया गया है, जितना उपयोग किया गया है वो मटेरियल कंज्यूम्ड है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया रहेगा डायरेक्टली, कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के कैसे वो देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें जोड़ देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल का मतलब होता है इतना आपके पास पहले से ही मौजूद था मटेरियल, इतना मटेरियल आपने खरीदा तो मटेरियल इतना हो गया। कैरेज ऑन परचेज रॉ मटेरियल, आप जो ये रॉ मटेरियल खरीदे हैं उसको लाने में जो किराया लगा वो, और
और भी कोई खर्चा हुआ कहीं तो कहीं और से मंगा लेंगे, तो जितना मटेरियल आपके पास है उसको ऐड कर लीजिए और जितना आप लोगों के पास अभी भी बचा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो बैलेंस आएगा वो मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, उसमें जोड़ देना है डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमारा निकल जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट। कोई पूछेगा जो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला, तो मैं आशा करता हूँ जो आप लोग निश्चित रूप से बता दिए होंगे। और बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कोई फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा यह पूर्ण प्रयास रहेगा जो किसी भी परिस्थिति में आपको पार्ट 3 का मैं कंप्लीट करवा दूं, एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को। चलिए, और एक रिक्वेस्ट, जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, उन्हें भी मदद मिल जाए। तो इतना काम कीजिएगा मेरा, आप थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, प्राइम कॉस्ट के बाद जो दूसरा है वो है वर्क्स कॉस्ट, जिसको फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कारखाना लागत। ध्यान से देखिए, प्राइम कॉस्ट जो होता है ना, अभी तक प्राइम कॉस्ट जान गए हैं, तो प्राइम कॉस्ट उसमें आप ऐड कर दीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस को अभी तक जान गए हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐड कर दीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अब कैसे निकालना है ये तो जान गए हैं, तो प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे फैक्ट्री एक्सपेंस, तो क्या निकल जाएगा हमारा, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का ही दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखिए, फैक्ट्री एक्सपेंस में बहुत नाम है, वो डिटेल्स में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को आगे। ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक एक बात को मैं आज क्लियर करवाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप लोगों का साथ रहे। तो मैं कुछ दिन के बाद लाइव बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा। बस लगभग 900,000 के आसपास वॉच टाइम बाकी है, जो कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को लाइव आके पढ़ाऊंगा। जो आप लोगों का टाइमिंग हो वही टाइम मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। चलिए अब देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। बस जितना भी मैं बताया हूँ काफ़ी है। मूल लागत में कारखाने के व्यय यानी कि समस्त कारखाना व्यय प्लस अप्रत्यक्ष सामग्री अप्रत्यक्ष श्रम को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है उसे कारखाना लागत कहते हैं। हाँ, कभी कभी इसमें चालू कार्य के प्रारंभिक शेष को जोड़ा जाता है तथा चालू कार्य के अंतिम शेष तथा स्क्रैप के मूल्य को घटाया जाता है। इस प्रकार जो रकम प्राप्त होती है उसे कारखाना लागत कहते हैं। देखिए, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बराबर क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, उसमें जोड़ना है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें फिर जोड़ना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसमें से घटा देना है वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, फिर उसमें से घटा देना है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, जो हम प्रोडक्ट, मान के चलिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, लकड़ी का मेरा कारोबार है, तो लकड़ी से अगर चौकी बनाए या कुर्सी बनाए या टेबल बनाए, उसमें क्या होता है, कुछ छिलन आते हैं, उस छिलन को हम बेच दिए 500 रुपये में, तो उतना तो मेरा टोटल कॉस्ट कम हो गया है, उसको घटा देंगे, तो स्क्रैप यही हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। चलिए बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूँ आप वर्क्स कॉस्ट को ठीक से जान गए होंगे। अगला है तीसरा, उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अथवा ऑफिस कॉस्ट यानी कार्यालय लागत। देखिए, वर्क कॉस्ट आप जान रहे हैं अभी तक, वर्क्स कॉस्ट में आप ऐड कर लीजिए किसको, ऑफिस एक्सपेंस को, तो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा, वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस के खर्चों को जोड़ो। ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, तो ऑफिस में ऑफिस के लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा, अब नाम मैं कितना बताऊं, आगे डिटेल्स में मैं फॉर्मेट दे देता हूं, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये वो डिटेल्स याद रखिएगा, तो कोई ऐसा डिटेल्स आ जाएगा जो उसमें नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो ऑफिस एक्सपेंस को जोड़ना है वर्क्स कॉस्ट में। ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, ऑफिस का खर्चा होता है, ठीक है। चलिए डिटेल्स में एक बार देख लेता हूं क्या है। उत्पादन लागत, कारखाना लागत में कार्यालय से संबंधित व्ययों को जोड़ने के बाद जो लागत आती है उसे उत्पादन लागत या कार्यालय लागत कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बराबर ओवर यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं चौथा जो है वह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ हम जितना इकाई तैयार कर रहे हैं, मान के चलिए हम 1000 इकाई बना रहे हैं, तो 1000 का लागत हुआ, ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन लागत हुआ। चलिए चौथा है बिक्री लागत। उत्पादन लागत में निर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ ना, इसमें हमको ऐड कर देना है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जोड़ देंगे, यानी कि इतना तो अभी लागत हुआ है जो तैयार किए माल, और पहले से जो निर्मित माल है उसको जोड़ देंगे, उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, तो वो जो आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए यहाँ पे दे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1 - 1 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 =
प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसमें से लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या निकल जाएगा मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करना है, बिक्री की लागत को जोड़ना है, यानी कि विक्रय के ऊपर में जो भी एक्सपेंस आएगा ना उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ देना है। बिक्री की लागत में बिक्री एवं वितरण व्यय जोड़ने के बाद जो योग आता है उसे बिक्री व्यय की लागत कहते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें जोड़ देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब इसका बहुत लंबा लिस्ट है, तो एक एक मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे चल के एक फॉर्मेट है उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं उसको याद करने के लिए ना तो आज तक किसी भी स्टूडेंट्स को बोला हूँ और ना ही मैं बोलूँगा। आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है तो सेलिंग का एक्सपेंसेस जो भी होगा, अब जान रहे हैं सेलिंग का खर्चा क्या होता है, सेलिंग एजेंट का कमीशन होता है, डिलीवरी वैन का एक्सपेंस होता है, वेयर हाउस का रेंट होगा, फिर एडवर्टीजमेंट होगा। तो यानी कि विक्रय को बढ़ाने के लिए या बिक्री के संबंध में जो भी एक्सपेंस होगा वो सेलिंग एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। अब छठा जो है विक्री मूल्य का गणना कैसे होगा, तो जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा अभी तक में, उसमें प्रॉफिट हमको जो चाहिए जितना परसेंट चाहिए उसको ऐड कर लेंगे तो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यही पूरा डिटेल्स है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए एक चार्ट के अंतर्गत। मूल लागत में क्या सब जोड़ा जाता है, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इसको जोड़ेंगे मूल लागत हो जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट, मूल लागत में कारखाना उपरिव्यय को जोड़ दीजिए, यानी कि कारखाना का खर्चा जोड़िए तो क्या निकल जाएगा, कारखाना लागत। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करना है, कारखाना लागत में जोड़ देना है कार्यालय का उपरिव्यय। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, उत्पादन लागत में बिक्री और वितरण व्यय जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल लागत। और विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, तो कुल लागत में जोड़ देना है लाभ को। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये अभी तक जो पढ़े उसका एक शॉर्ट में बताया गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप बताइए। चलिए देखिए, स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, देखिए ये पार्टिकुलर्स दिया हुआ है, फिर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और कॉस्ट पर यूनिट। देखिए कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है, मान के चलिए हमको खर्चा आया 10,000 किसी भी मद में, और हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1,000 यूनिट, तो 1,000 यूनिट पर कॉस्ट कितना आया है, 10,000। तो हम क्या करेंगे, तो 10,000 जो एक्सपेंस आया है उसको 1,000 से डिवाइड कर लेंगे, तो 30 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो गया, कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़। तो समझ गए होंगे पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उससे एक्सपेंस को डिवाइड कर देंगे, जो भी हमको भागफल मिलेगा वो कॉस्ट पर यूनिट होगा। चलिए आगे देखते हैं इस फॉर्मेट को। सबसे लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ लिख लेंगे, उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को जोड़ देना है, फिर कैरेज ऑन रॉ मटेरियल परचेज, यानी कि मटेरियल से संबंध में जो भी खर्चा होगा उसको क्या करना है, जोड़ लेना है। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल को घटा लेंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या, मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें डायरेक्ट लेबर को जोड़ लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ लेना है, क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट निकल के तैयार है, उसमें अब जोड़ना है हमको फैक्ट्री से रिलेटेड। देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड कितने खर्चे हैं, ये सब के सब इस नाम से जानते हैं, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, indirect material, indirect labor, rent, rates of factory building, depreciation on of plant and machinery, power, lighting and heating, estimating expenses, drawing office salary, charging and water, technical director fee, works manager salary, foreman salary, depreciation of factory building, ये सब के सब जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड है। तो बहुत क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड के रूप में दे देगा और कहीं कहीं इतना नाम दे देगा, तो इसमें से आपको ढूंढना होगा जो नाम होगा। तो इतना याद रखने से ज़्यादा बेटर है, इतने नाम जो है फैक्ट्री के अंतर्गत आते हैं वो याद कर लीजिएगा। तो अगर इसको ऐड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, और भी कुछ है, टेलीफोन का एक्सपेंस है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, हॉलेज है, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ देना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क। देखिए ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो पहले से अर्धनिर्मित काम कितना था उसमें से घटा देंगे अर्धनिर्मित क्लोजिंग को, तो निकल, और उसमें से फिर घटा देंगे सेल ऑफ स्क्रैप को, तो मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट जब निकल जाएगा उसमें ऑफिस के एक्सपेंस को जोड़ देना। देखिए सैलरी, अब सैलरी फैक्ट्री के स्टाफ को सैलरी दिया गया है तो ऊपर में जोड़ना है, और ऑफिस के स्टाफ को सैलरी दिया गया है तो यहाँ जोड़ना है। सैलरी, एस्टिमेटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, लीगल फी, ऑडिटर फी, डायरेक्टर फी, बैंक चार्जेज, डिप्रिसिएशन, ऑफिस रेंट रेट, इस सब को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि अभी जो हम तैयार कर रहे हैं यूनिट उसका कॉस्ट निकलेगा, उसमें जोड़ना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, घटा देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्या निकल जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें जोड़ देना है सेलिंग का खर्चा। देखिए सेलिंग का खर्चा क्या सब आता है, एडवर्टीजमेंट, बैड डेब्ट्स, सेल्स मैनेजर सैलरी, शो रूम एक्सपेंसेस, ट्रेवलर्स कमीशन, कॉस्ट ऑफ फ्री
सैंपल्स ऑफ गिफ्ट, कलेक्शन चार्जेज, एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, कैरेज, डिप्रिसिएशन, गोडाउन कीपर सैलरी, पैकिंग चार्ज, रनिंग एक्सपेंसेस, मार्केट रिसर्च। तो ये सबको ऐड करने के निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होगा, इसको टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं अगर सेल्स टैक्स नहीं है, और उसमें प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। इस प्रॉफिट जो होगा ये कॉस्ट से रिलेट भी हो सकता है और सेल से भी रिलेट हो सकता है, जो कि आगे मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। देखिए लागत में जितने भी खर्चे होंगे सबको जोड़ लेंगे तो लागत निकल जाएगा टोटल, लेकिन एक सीरियल वाइज एक चेन में जोड़ना है जो बेहतर होगा। लागत लेखों में सम्मिलित न किए जाने वाले व्यय, इतने मत जो है उसको लागत लेखे में शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन है उसको मैं बता देता हूँ। पूंजी पर ब्याज अगर दिया भी रहेगा तो आपको इस लागत में शामिल नहीं करना है। आयकर, पूंजी एकत्रित करने के बाद विनियोग पर हानियां, ऋण पत्र व अंशों के निर्गमन पर कटौती, संचालकों व कर्मचारियों को दिया गया बोनस, वित्तीय व्यय, बार बार न होने वाले व्यय, पूंजी लाभ, सामग्री एवं समय की असाधारण यानी कि एबनॉर्मल आइडल टाइम, व्यापार को बंद करने पर असाधारण हानियां, क्षतिपूर्ति की राशि, पुण्यार्थ दान, ख्याति का अपलेखन, काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन, जो भी अपलेखन होगा, ब्याज, अप्राप्य ऋण, लाभांश का भुगतान, ये सब क्या होगा तो कहीं इसमें कॉस्ट में शामिल नहीं करना इन सबको। तो आज का जो यह वीडियो है यहीं पे अब ख़त्म होता है, और चैप्टर जो 2 है ये पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन है यह खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, जो इस वीडियो को बार बार देखना पड़े तो देखिए, लेकिन एक एक पॉइंट को आप क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा थ्योरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँ। लेकिन अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, लेकिन यह पूरे कॉस्ट को क्लियर करवाएगा, इसलिए इस थ्योरी को बार बार पढ़ना पड़े तो देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, और हमारे साथ बने रहिए। 8 बजे रात में प्रत्येक दिन मिलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी आपका सुझाव हो तो आप हमें दीजिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 87 091 89 006। तो चलिए अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।